वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आज मैं कल जो आप लोगों को विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन जो कि उससे आगे का चैप्टर है, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेशली आप लोगों को अभी जो हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास रेगुलर करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ दोस्तों। नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड में दिया गया है कि वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो दो प्रकार से अर्थव्यवस्था को जो है कि वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो हम आज सबसे पहले फर्स्ट में बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है तथा वहाँ जहाँ आयात निर्यात की गतिविधि शून्य होती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बंद अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जो कि आप लोग बंद अर्थव्यवस्था ये देख सकते हैं कि हम अपने देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको बाहर नहीं भेजना, ये एक क्लोज इकोनॉमी का उदाहरण है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है उदाहरण में कि उत्तर कोरिया जो है कि कहीं वो अपना माल जो है कि सामान बेचता नहीं है, क्रय नहीं करता है, न खरीदता है, इसलिए मैं उसको बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख सकता हूँ। तो नेक्स्ट है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होता है तथा उदारवादी एवं निजी आर्थिक तत्वों का प्रावधान होता है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, कंजम्पशन तथा पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन जो है कि बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है। जैसे कि खुली अर्थव्यवस्था में जो भी राष्ट्र खुली अर्थव्यवस्था को अपनाता है दोस्तों, उसका जो है कि ग्रोथ, उस देश का ग्रोथ और अच्छा होता है, वो डेवलप कंट्री में आता है दोस्तों। इस तरह से खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों भारत अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है, उसके बारे में देख सकते हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकेतों यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व वर्ष 2021 के अनुसार जो है कि ये भारत की यानी कि विश्व में 5वां स्थान अपनी अर्थव्यवस्था का भारत जो है कि रखता है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि ट्रिपल पी पॉलिसी का नाम आप लोग सुने होंगे, 3P पॉलिसी। तो इसका जो है कि 3P पॉलिसी को क्या कहते हैं, क्रय शक्ति क्षमता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था USA तथा चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र UN यूनाइटेड नेशनल जो है कि संस्था अक्टाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा
विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश हैं। भारत को 2020 में $64 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2019 की तुलना में 27% अधिक है। चूँकि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा देश किस तरह से डेवलप कर रहा है दोस्तों, इससे आप लोग यहाँ से हम अनुमान 2020 और 19 से आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमी का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि यह ग्रीक भाषा के इकोनोमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। आप लोग ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और ये वाला भी, और हिंदी रूपांतरण किसका है, इकोनॉमिक्स जो है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों। इसको ये 2 पॉइंट आप लोगों इसको ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपनी सीमित स्रोत से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्ट रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र की क्रियाएं क्या क्या है। हम लोग देख सकते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिसमें व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है तथा व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न रहता है जिससे उसकी आय में वृद्धि हो, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कार्य, शिक्षक द्वारा अध्ययन का कार्य तथा व्यापारी द्वारा वाणिज्य का कार्य आर्थिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनार्थिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिसमें धन प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल नहीं होता है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। इसमें सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। अर्थशास्त्र की हम लोग शाखा देखेंगे। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, विशिष्टीय अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विशिष्टीय अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाई जैसे परिवार, फर्म, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। विशिष्टीय अर्थशास्त्र में विशिष्टीय विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग, उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और विशिष्टीय अर्थशास्त्र में इसी के अंतर्गत जो है कि विशिष्टीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार की मांग तथा आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता की अध्ययन भी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार इत्यादि की व्याख्या तथा इसके लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति की प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप लोग इतना ही आज क्लास में हम जो है कि आप लोगों को करा सकते हैं, चूँकि शॉर्ट वीडियो हम बनाते हैं चूँकि आप लोगों को अच्छे से बार बार रिवीजन करा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।